दोस्तों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में कुछ फंड हाउसेस ऐसे होते हैं जो स्पीड से ज़्यादा, जो रफ्तार से ज़्यादा डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है ये उनमें से एक है। इनका दोस्तों अप्रोच अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सिंपल दिखाई देता है। इनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो आज इसी फंड के बारे में बात करेंगे और इस फंड ने दो स्मॉल कैप कंपनियों में काफ़ी भरोसा दिखाया है। तो आज उन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से ना तो बाय का कॉल है, ना तो होल्ड का कॉल है और ना तो सेल का कॉल है। पहली कंपनी को दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो प्रमोटर के पास 38% के आसपास का शेयर है, एफआईज के पास भी 16-17% के आसपास का शेयर है और अगर आप डीआईज के पास देखेंगे तो 14% के आसपास का शेयर डीआईज भी होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास 30% के आसपास आप लोग देखेंगे तो पब्लिक के पास हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। और अब अगर आप डीआईज के अंदर जाकर देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल बीएससी 1000 इंडेक्स फंड जो है वो इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि इनका बिजनेस क्या है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका बिजनेस है। आप जैसे देखेंगे ई कॉकटेल, आपने गाड़ियाँ देखा होगा जो टू व्हीलर रहती है, जो फोर व्हीलर भी होती है, तो उसमें देखेंगे आप ये जो डिवाइस लगा रहता है, ये जो क्लस्टर लगा रहता है, ये इसमें मोस्टली ये कंपनी इन्वॉल्व है। इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी सॉलिड ढंग से इस क्षेत्र में होता हुआ नज़र आएगा। आप इलेक्ट्रिकल ऑयल पंप देखेंगे उसमें इनका बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप जो देखेंगे उसमें इनका बिजनेस है और डिस्क ब्रोक सिस्टम में इनका बिजनेस है, कूलेंट पंप, ऑयल पंप, तो कई सारे पंप्स हैं जिसमें इनका बिजनेस है। और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां होती हैं, जो नॉर्मल बाइक्स होते हैं, उनमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका निर्माण ये कंपनी करती है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑटो एंसेलरी से जुड़ी हुई कंपनी है, इसी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो इनका जो बिजनेस है ये फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। ये कंपनी 1975 से कार्य कर रही है और ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई नई कंपनी है। 8500 प्लस इस कंपनी के पास एम्प्लॉइज़ है और 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस कंपनी के पास और इंक्लूडिंग सब्सिडरीज। 6 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 470 प्लस प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस इंजीनियर इनके पास है, 2 टेक्नोलॉजी सेंटर इनके पास है, 5 प्रेजेंस इन इंडोनेशिया, इंडिया, दुबई, सिंगापुर, जापान। तो यहाँ पर इनका प्रेजेंस है। कंट्री इनका देखेंगे तो 16 देशों में ये कंपनी फैली हुई नज़र आती है। तो इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है और मार्केट कैप देखेंगे तो काफ़ी छोटा है और आरओसी आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आएगा। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है, उसके बावजूद इस कंपनी में बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है। और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न अगर आप लोग देखेंगे तो वो ये है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, क्वार्टर बाय क्वार्टर नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ, बीच में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में प्रेशर देखने को मिला था। वहीं पर अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट का रफ्तार ईयर बाय ईयर देखेंगे तो काफ़ी कंसिस्टेंसी है। अगर इस लेवल की किसी भी कंपनी में कंसिस्टेंसी बनती है तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा चांस बनता है कि वो अच्छा ही कर सकता है। वो जो भी कंपनी होती है तो वहाँ पर गिरावट का जो संभावना होता है वो काफ़ी कम होता है। बिकॉज़ सबसे बड़ा अगर किसी भी कंपनी के लिए सबसे अच्छा चीज़ होता है वो ये होता है कि उसमें उसका जो नेट का प्रॉफिट है, नेट रफ्तार है प्रॉफिट का, वो ग्रो करता हुआ नज़र आए। तो वैसे में ये कंपनी भी ग्रो करती हुई दिख रही है। रिज़र्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम है। ये चीज़ बताता है कि कंपनी काफ़ी मजबूत है, छोटी कंपनी है, वर्ल्ड स्तर पर फैली हुई नज़र आती है और नेट प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी है, जो कि इसका जो प्राइस है उसमें भी ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आया है। बहुत ज़्यादा अगर आप करेक्शन देखेंगे तो वो देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ये अपने टॉप के आसपास ही खड़ी हुई नज़र आती है। हालांकि आपको ये आप देखेंगे ऊपर जाता हुआ चार्ट दिख रहा है तो ये देखकर आपको डिसीजन नहीं लेना होगा। आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। और कंपनी का मार्केट पोजीशन देखेंगे तो कंपनी का मार्केट पोजीशन ये है कि सेकंड लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैन्युफैक्चरर है। तो ये आप जानेंगे कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ नज़र आया है। और इनफैक्ट दोस्तों इस कंपनी को देखेंगे कि किस किस सेगमेंट में ये कंपनी फैली हुई है
तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑफ हाईवेज व्हीकल्स ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर जो कई सारे वैरायटी होते हैं गाड़ियों के, वो कई सारे वैरायटी वाले गाड़ियों में इनका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, जो ट्रैक्टर होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, तो कई जगह पर इनका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होता है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी इसका बिजनेस है, आफ्टर मार्केट में भी देखेंगे इनका बिजनेस है। तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी सॉलिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ढंग से ग्रो होता हुआ नज़र आया है। तो इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि इस कंपनी में ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या खास है कि जो काफ़ी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। और इसके पीछे म्यूचुअल फंड है जो मोतीलाल ओसवाल का फंड है, क्या रीज़न है कि मोतीलाल ओसवाल इस पर बुलिश है। तो इस चीज़ का भी जवाब आपको ढूंढना चाहिए। और इसके क्लाइंट्स देखेंगे तो जो दिग्गज है जैसे BMW, बजाज, TVS, होंडा, तो कुल मिलाकर जितना आपने नाम सुना होगा तो मोस्टली इसके क्लाइंट हैं। तो ये चीज़ बताता है कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। कंपनी छोटी है लेकिन कंपनी का जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड स्तर पर है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च बिल्कुल करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। ये आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, तो कोयम्बटूर, मानेसर, पंतनगर, पुणे, श्री सिटी एंड सतारा में है। और कंपनी के ऑफिसेज देखेंगे दुबई में, टोक्यो में एंड सिंगापुर में इसके ऑफिसेज भी फैले हुए हैं। और प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है ये पिछले 5 सालों का काफ़ी शानदार रहा है। और किसी भी कंपनी का प्रॉफिट का रफ्तार इस लेवल का होता है तो ये एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्स नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कॉन्स ढूंढने ही जाएंगे तो मार्केट में छोटी कंपनी है तो ये भी कॉन्स बन जाता है। और मार्केट में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ये भी एक कॉन्स वाला फैक्टर बनता है। लेकिन अगर कंपनियां छोटी हैं तो वहाँ पर ग्रोथ का जो चांस रहता है ये भी बड़ा ही बनता है। यानी कि रिस्क तो है लेकिन पोटेंशियल भी नज़र आता है, संभावनाएं भी नज़र आती हैं कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम प्रेकोल लिमिटेड है। तो आपको भी इस कंपनी पर डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर ने अपना पोजीशन लगातार बिल्ड किया है। इनफैक्ट दोस्तों प्रमोटर ने अपना जो पोजीशन है वो इस क्वार्टर में कट किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो एफआईज है तो एफआईज लगातार इस कंपनी में बाइंग करते हुए नजर आए हैं। अगर प्रमोटर बिकवाली करे, अगर वहाँ पर जो पब्लिक है वो खरीदारी करे तो वहाँ पर थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे प्रमोटर ने जो यहाँ पर सेल किया है उसको खरीदने वाले कौन है, उसको खरीदने वाले आप देखेंगे एफआईज है। और सबसे ज़्यादा किसी ने अपना पोजीशन बढ़ाया है तो वो डीआईज है। 9-10% से सीधा डीआईज 16% से ज़्यादा का अपना पोजीशन बना चुके हैं। अगर आप पब्लिक को देखोगे तो पब्लिक के पास से जो हिस्सा है वो लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप डीआईज के अंदर देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है वो अभी इस कंपनी में अपना पोजीशन बना चुका है। और एचडीएफसी स्मॉल कैप का जो फंड है वो भी इसमें अपना पोजीशन बनाया है। और इनफैक्ट दोस्तों वो लगातार अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता हुआ ही दिखा है। तो यहाँ पर भी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर इसका बिजनेस देखेंगे तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है वो रिटेल स्टोर वाला जो सेक्टर है उसमें इनका बिजनेस है। कुल मिलाकर इनके पास शोरूम रहते हैं और इनके शोरूम पर क्या बिकता है, जैसे आप देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन, टीवीज़, फ्रिज, एसीज़, ये रेडियो, मोबाइल और जो भी मतलब आज के दौर में आप देखेंगे तो वो इनके पास बिकते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टीवीज़ है, जो डेस्कटॉप है, जो मॉनिटर है और जो मोबाइल है, तो कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं वो इनके यहाँ बिकते हैं। तो वहाँ से ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती हुई नज़र आती है। और ये कंपनी देखेंगे तो इनका जो एवरेज कैपेक्स है पर स्टोर ये कितना है तो 80 से 90 लाख पड़ता है। वहीं पर एवरेज वर्किंग कैपिटल डेज पर स्टोर देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ के आसपास का पड़ता है। वहीं पर प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय देखेंगे तो ये भी 1 करोड़ के आसपास का ही पड़ता है। वहीं पर स्टोर देखेंगे तो बिहार, झारखंड और यूपी में मिलाकर 188 स्टोर इनके पास है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कंपनी बिहार, झारखंड, यूपी की तरफ काफ़ी तेज़ी से फैली हुई नज़र आती है। यानी कि उस क्षेत्र में ये कंपनी अपने आप को फैलाई हुई है। और फ्यूचर में ये कंपनी अगर इस एरिया से बाहर निकलती है, यानी कि झारखंड, यूपी, बिहार से दूसरे भी एरिया में अपना बिजनेस फैलाना शुरू करे तो निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा
बन सकता है, लेकिन ये भी करना इतना ईजी नहीं है बिकॉज कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। लेकिन कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रही है उसको देखकर पोटेंशियल इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा नज़र आता है। और जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उन्होंने भी इस कंपनी में अपना पोजीशन बनाया है, तो उसको देखकर भी आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। आपको ये देखकर कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड हाउस ने इसमें पोजीशन बनाया है तो मैं भी बना लूँ। अगर ऐसा डिसीजन लेते हो तो बहुत ही गलत डिसीजन है। आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक ही नज़र आएगा और फेस वैल्यू 1 का है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट देखकर ऐसा लगेगा कि कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन इसका जो बिजनेस होता है, आप इसके बिजनेस से कंसिस्टेंसी ऐसा क्वार्टर बाई क्वार्टर देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि ऐसी कंपनियां क्वार्टर बाई क्वार्टर कंसिस्टेंसी निकाले। बिकॉज किसी सीजन में आप देखेंगे दिवाली होगा, कोई सीजन त्यौहार का सीजन होगा तो इनके स्टोर पर ज़्यादा सामान बिकेगा और ज़्यादा सामान बिकेगा, तो वहाँ पर इनका जो प्रॉफिट रहेगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर कोई सीजन में देखेंगे तो त्यौहार नहीं रहेगा तो वहाँ पर बिकवाली कम होगी, तो वो चीज़ इनके जो नेट प्रॉफिट है उसमें झलकता है। लेकिन अगर आप ईयर बाय ईयर देखेंगे तो ईयर बाय ईयर इनका जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है, यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी। और रिजर्व के मुकाबले में कर्जा कम है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन रिजर्व के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कर्जा कम नहीं है। तो ये चीज़ बताता है कि रिस्क तो है। और कंपनी का जो रफ्तार रहा है, जो ग्रोथ रहा है, कंपनी लगातार ग्रोथ तो करती हुई दिखी है, वो चीज़ इनका जो चार्ट है उसमें भी दिखता है। लेकिन एक चीज़ और है जिस पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ये कंपनी काफ़ी बड़े बड़े करेक्शन भी दिखाती हुई आई है। अगर आप देखेंगे तो टॉप से कई बार इस कंपनी ने काफ़ी बड़ा गिरावट दिखाया है। और छोटी कंपनियों में अक्सर ये देखा गया है, छोटी जो कंपनियाँ जो होती हैं तो यहाँ पर वैलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ जानना होगा कि यहाँ पर रिस्क भी है, और जो वैलेटिलिटी नहीं झेल सकता है उसको इस कंपनी पर रिसर्च नहीं करनी चाहिए। बिकॉज रिस्क की कंपनी है, लेकिन फ्यूचर जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रो हो रहा है, ईएमएस सेक्टर ग्रो हो रहा है, उसको देखकर आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। मार्केट कैप छोटा है, ग्रोथ है कंपनी में, मार्केट में जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं वो भी इस पर रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्यूमुलेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च तो ज़रूर करना चाहिए। और प्रोस की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट का ग्रोथ रहा है ये कमाल का रहा है। वहीं पर आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 सालों का है ये भी काफ़ी शानदार है, और सेल्स भी कंपनी ने काफ़ी शानदार ही दिखाया है। कॉन्स की बात करेंगे तो महंगे बुक वैल्यू पर कंपनी ट्रेड कर रही है, ये कॉन्स का फैक्टर बनता है। और प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर में जो 5% 6% के आसपास का हिस्सा बेचा है, ये कॉन्स का फैक्टर बनता है। लेकिन डरने वाली बात इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो डीआईज हैं, अपना जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है, उन्होंने इस कंपनी में काफ़ी बड़ा पोजीशन बिल्ड किया है। तो ये बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्स नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉन्स होता है, अगर प्रमोटर बेचते हैं तो वहाँ पर आप रिस्क तो होता ही है, रिसर्च तो करनी ही पड़ती है। आदित्य विजन लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो स्टोर चेन मतलब आप देखेंगे तो ये कंपनी क्या काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है जो बिहार की तरफ फैली हुई है। बिहार, यूपी, झारखंड में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिख रही है। और फ्यूचर में इनका जो मैनेजमेंट है वो आशा कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि और भी स्टेट में अपने बिजनेस को फैला सकता है। तो यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। कुछ बार शुरू करते हैं उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। दोस्तों देने ही कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।